गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। किरण स्कूल एंड फाउंडेशन क्लासेज गोविंदपुरा जयपुर। मैं हनु कुमावती व्याख्याता जीव विज्ञान और हमें क्लास 12th लेसन नंबर 26 जिसे हम कहते हैं मानव का तंत्रिका तंत्र, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे शरीर में जो नियमन होता है, एक सामंजस्य बना रहता है, वो किस प्रकार से बना रहता है। तो यहाँ पर जूलॉजी का पार्ट है ये लेसन नंबर 26 के लिए। और सबसे पहला पॉइंट अपने पास में दे रखा है तंत्रिका तंत्र। अगर हम तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं, तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि शरीर में विभिन्न तंत्र बने होते हैं, या हम ये कहें कि शरीर में जो विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों के कार्य में संतुलन बनाए रखने के लिए और सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, और उसी तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इसके एक स्पष्ट डेफिनेशन के रूप में हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, इस इकाई को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। और न्यूरॉन्स एक वह इकाई होती है जो आगे जो न्यूरॉन से प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्सिस है, उनको जोड़कर आगे सूचनाओं को प्रेषित करने का कार्य करती है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में डेफिनेशन के रूप में देखा। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं, और तंत्रिका तंत्र के जो कार्य है वो फर्स्ट पॉइंट अपने पास में है कि यह शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, उन विभिन्न अंगों का विभिन्न क्रियाओं में संचारित और नियंत्रित रखने का कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट अपने पास में होगा कि जो बाहरी वातावरण है, उस बाहरी वातावरण से सूचना उद्दीपन के माध्यम से यह ग्रहण करने का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो जो ऐच्छिक पेशीय क्रियाकलाप होते हैं, उन ऐच्छिक के जो क्रियाकलाप है उनके लिए, जैसे हमने कहा कि दौड़ना है, बोलना है इत्यादि को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। और अनेक ही कुछ अनैच्छिक क्रियाकलाप भी होते हैं, जैसे श्वास लेना, हृदय स्पंदन, आहार नाल में भोजन का संचलन आदि अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं का नियमन का कार्य भी किनके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शरीर में जो एक नियमन होता है वो मुख्य रूप से इसे तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नहीं, एक तंत्र और अपने पास में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। तो दो पार्ट अपने पास में हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का जो एक नियमन और एक समन्वय होता है वो दो तंत्रों के माध्यम से होता है। और दो तंत्र कौन से हैं, तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे वो प्रमुख रूप से तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, और जो 3 पार्ट है कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला दे रखा है अपने पास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 टाइप्स में विभाजित किया गया है, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। फिर हम देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल या जिसे हम कहते हैं कपाट तंत्रिकाएं, और दूसरा है मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल तंत्रिकाएं। और थर्ड पार्ट अपने पास में है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। जो पहला पॉइंट अपने पास में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट अपने पास में है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। तो ये इन सब के 2-2 पार्ट अपने पास में है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अपने पास में चलेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी चलेगा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। अभी हमने जो बात की थी कि तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन अपने पास में जो सबसे सॉफ्ट जो पार्ट होता है ब्रेन है, इससे सबसे सॉफ्ट ही पार्ट के ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया होगा कि जो ब्रेन है वो एक कपाल से सुरक्षित रहता है, और इससे कपाल के अंदर की ओर जो ब्रेन है, इससे ब्रेन के बाहर की ओर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, एक तो हम कहेंगे मेनिंजेज, दूसरा जो नाम है उसको हम कहते हैं तानिकाएं, और तीसरा जो नाम है उसको हम कहते हैं मस्तिष्कावरण, यानी कि मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाले जो आवरण है मस्तिष्कावरण, मेनिंजेज और तानिकाएं। इन मेनिंजेज का जो क्रम होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे बाहर से भीतर की ओर। और ये ध्यान रखना, मेनिंजेज है वो कितने प्रकार की मिलेगी, हमें 3 प्रकार की मिलेंगी। और सबसे जो बाहर की ओर प्रेजेंट है वो है ड्यूरामेटर। आप पहले इन तीनों का एक बार नाम जब हम देखेंगे कि ड्यूरामेटर, एरिग्नोइड और
जब इनके नाम को हम देखेंगे कि ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड और पायामीटर, 3 नाम अपने पास में हैं, तो हम इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास इस तरीके से करते हैं कि जो अपने पास में फर्स्ट है, और फर्स्ट अपने पास में कौन सा है, ये जो मैं यहाँ पर ये नाम बना रहा हूँ, ये जो लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, ये वाली लाइन। और सेकंड अपने पास में हो जाएगी ये वाली लाइन, और थर्ड की हम बात करें तो थर्ड ये वाली लाइन। क्रम से मैंने संख्या यहाँ पर लिखी है 1, 2 और 3। फर्स्ट पे अपने पास में थी, फर्स्ट पे कौन था अपने पास में, जो ड्यूरामीटर, और सेकंड पे अपने पास में कौन सा हो जाएगा, एरिकनॉइड, और थर्ड पे अपने पास में कौन सा हो जाएगा, पायामीटर। तो ये 3 झिल्लियाँ अपने पास में हैं कि पहले कौन सी जो झिल्ली अपने पास में है, ड्यूरामीटर है, दूसरी एरिकनॉइड है, और तीसरे अपने पास में कौन सी लेयर है, पायामीटर है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो एरिकनॉइड है, इस एरिकनॉइड का अपने पास में एक सुंदर सा क्वेश्चन भी बनता है, और क्वेश्चन अपने पास में ये है कि केवल स्तनधारियों में पाए जाने वाली ये मस्तिष्क में कौन सी झिल्ली होती है जो केवल और केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, तो वो अपने पास में कौन सी होगी, एरिकनॉइड। कौन सी होगी, एरिकनॉइड होगी अपने पास में। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 1, 2, 3 जो लेयर अपने पास में है। अब ये जो ऊपर का जो भाग है, इस 1 और ये जो ऊपर का जो भाग है, इसको मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर भी अपने पास में स्मॉल से क्वेश्चन बनेंगे, और ये 3 एरो यहाँ पर हो गए। ये जो ऊपर लाइनों के रूप में आपको दिखाई दे रही है, ये अपने पास में प्रेजेंट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे बोन, या जिसको हम कहते हैं अस्थि। और अब देखेंगे ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड और पायामीटर, इनके मध्य में, यानी कि ध्यान देना आप कि सबसे पहले ये जो ऊपर का जो भाग है, इस ऊपर के भाग को हम कहेंगे जो अस्थि है अपने पास में। इस अस्थि के जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, और जो लिक्विड रहेगा अपने पास में, इसको हम कहेंगे एपी ड्यूरल गुहा। और यहाँ पर जो सेकंड अपने पास में है, इसको हम कहेंगे सब ड्यूरल गुहा, और ये है, इसको हम कहेंगे सब एरिकनॉइड गुहा। आपने शायद समझा होगा कि अगर मैं कहूँ कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ये जो बोन वाला जो पार्ट अपने पास में है, इस बोन वाले पार्ट के जस्ट नीचे इसमें जो द्रव भरा हुआ है, तो हम समझने के लिए यह भी कह सकते हैं कि जो ड्यूरामीटर जो परत है, इस ड्यूरामीटर और ये जो बोन है, इस बोन के मध्य का जो लिक्विड भाग जो होगा, द्रव पदार्थ, उस वाले भाग को हम कहेंगे एपिड्यूरल गुहा। इसे हम कहेंगे एपिड्यूरल गुहा। दूसरी सिचुएशन में हम समझे कि अब अपने पास में ये जो लेयर प्रेजेंट थी, वो लेयर प्रेजेंट किसकी है, ड्यूरामीटर की, अर्थात ड्यूरामीटर और एरिकनॉइड, इसके मध्य जो उपस्थित द्रव है, उसको हम कहेंगे एपिड्यूरल फ्लूइड, और जो ये जो जगह बनी हुई है, कैविटी बनी हुई है, इसको हम कहेंगे ये सबड्यूरल गुहा। और अब हम बात करें कि जो एरिकनॉइड है, और एरिकनॉइड के नीचे जो प्रेजेंट है झिल्ली, जिस झिल्ली को हम पायामीटर कहते हैं, तो अब अपने पास में जो प्रेजेंट है वो है सब एरिकनॉइड। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बोन और ड्यूरामीटर के मध्य में जो गुहा है, जो एक रिक्त स्थान बना हुआ है, उसको तो हम कहेंगे एपिड्यूरल गुहा, और जो लिक्विड भरा रहेगा उसको हम कहेंगे एपिड्यूरल लिक्विड या फ्लूइड। और अब ड्यूरामीटर और एरिकनॉइड के मध्य में जो प्रेजेंट है वो है सबड्यूरल गुहा, और एरिकनॉइड और पायामीटर के मध्य में जो प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे सब एरिकनॉइड गुहा। अब ये देखो, 2 जगह अपने पास में, एक तो ये जो बची हुई है शेष जगह, यहाँ पर ध्यान देना, जिस प्रकार एक मेरुरज्जु के आंतरिक भाग में एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक ग्रे रंग का पदार्थ भरा हुआ रहता है, और जिसको हम धूसर द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम, धूसर द्रव्य कहते हैं। और इस धूसर द्रव्य के नीचे की ओर ये जो पूरा जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैं एक यहाँ पर पेन से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम कहेंगे श्वेत द्रव्य। क्या कहेंगे उसे हम, श्वेत द्रव्य। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली जो जालिकाएं होती है, जो एक आवरण होता है, वो 3 प्रकार से देखने को मिलता है हमें, और 3 प्रकार से देखने को जो मिल रहा है उसको हम कहेंगे ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड और पायामीटर।
ड्यूरामीटर की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है और संयोजकता एवं कोलेजन तंतुओं से निर्मित होती है और क्रेनियम या जिसको हम कपाल कहते हैं ये अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है और जुड़ी हुई रहेगी। जैसा कि हमने कहा कि सबसे बाहर की ओर जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, ड्यूरामीटर। और ड्यूरामीटर ही किन से जुड़ी हुई रहेगी, कपाल से जुड़ी हुई रहेगी। ये जो बोन जो है वो बोन है कपाल और यह अप्रत्यास्थ होती है, अर्थात हम कहेंगे नॉन इलास्टिक होती है। ये एरिकनोइड की बात करें तो एरिकनोइड मध्य स्तर झिल्ली होती है, कोमल कोलेजन तंतुओं से निर्मित होती है, यह प्रत्यास्थ इलास्टिक तंतुओं से बनी होती है। और पायोमेट्री की बात करें तो यह सबसे आंतरिक मुलायम और पारदर्शी होती है, यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है। इस स्तरीय आवरण में रुधिर केशिकाओं का जाल फैला रहता है और इसी जाल के कारण मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पोषण एवं ओटू भी प्राप्त होती रहती है। जो डायग्राम अभी हमने देखा है इस डायग्राम को एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। सबसे पहले 3 लेयर बता रखी है और 3 लेयर 1, 2 और ये 3। पहली लेयर जो अपने पास में है ड्यूरामीटर, एरिकनोइड और पायोमीटर, तीनों का क्रम हो जाएगा। और इस ड्यूरामीटर के ऊपर की ओर जो एक रिक्त स्थान बना हुआ है इसको हम कहेंगे एपिड्यूरल गुहा। और ड्यूरामीटर और एरिकनोइड के मध्य में उपस्थित जो रिक्त स्थान बना हुआ है उसको हम कहेंगे सबड्यूरल गुहा। और एरिकनोइड और पायोमीटर के मध्य में जो रिक्त स्थान बना हुआ है उसको हम कहेंगे सब एरिकनोइड गुहा। और इन्हीं में प्रेजेंट होता है लिक्विड, और लिक्विड का जो एक क्रम होता है उस लिक्विड का क्रम होता है सदैव आगे से पीछे की ओर। और कैसे होता है आगे से पीछे की ओर, और इस लिक्विड को हम सामान्यतः क्या कहते हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखिए एक पॉइंट अपने पास में है रक्तक जालक या जिसको हम कोरोइड फ्लेक्स कहते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मर्दुतानिका या जिसे हम पायोमीटर कहते हैं, ये पायोमीटर 2 जगहों पर एक सूक्ष्म उभार के रूप में जो मस्तिष्क की गुहा है उस गुहा में ये लटकी हुई रहती है। पायोमीटर 2 जगहों पर सूक्ष्म उभार के रूप में जो मस्तिष्क की गुहा है या कैविटी में लटकी हुई रहती है। और ये जो लटकी हुई रहती है इन्हें ही हम कहते हैं कोरोइड फ्लेक्सस। क्या कहते हैं इनको हम कोरोइड फ्लेक्सस कहते हैं, रक्त जालक या कोरोइड फ्लेक्सस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास में चलेगा वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। अभी हमने जस्ट पहले चर्चा की थी कि जो गुहाएं होती है, जो झिल्लियाँ होती है, उन झिल्लियों के मध्य में जो गुहाएं हैं उन गुहाओं में द्रव प्रेजेंट होता है। और ये द्रव को हम कहेंगे यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या प्रमस्तिष्क द्रव। द्रव है क्या? द्रव ये है कि जो पायोमीटर है, जो सबसे आंतरिक जो झिल्ली थी, इस पायोमीटर में स्थित रक्त कोशिकाओं से लसिका के समान है। पायोमीटर झिल्ली में रक्त कोशिकाओं को जो जाल प्रेजेंट होता है, इस जाल के अंदर लसिका के समान एक द्रव पदार्थ स्रावित होकर और छनकर बाहर निकलता है। जो द्रव पदार्थ स्रावित होकर छनकर बाहर निकलता है उस द्रव को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। रिपीट कर रहा हूँ मैं, पायोमीटर जो झिल्ली है, जो आंतरिक झिल्ली है पायोमीटर, इस पायोमीटर झिल्ली में रक्त कोशिकाओं का जाल उपस्थित होता है। इन रक्त कोशिकाओं के जाल से लसिका के समान द्रव पदार्थ बाहर निकलता है और इस द्रव पदार्थ को हम कहते हैं CSF प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। और जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? प्रोटीन है, ग्लूकोज है, यूरिया है, क्लोरीन आयन है, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, सल्फेट है या क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, ये पदार्थ उपस्थित होते हैं। और हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य में इस CSF की जो मात्रा होती है वो 150 ml होती है और ये सदैव आगे से पीछे की ओर बहता है। अगर इनके हम कार्य की बात करें तो कार्य को हम देख लेते हैं एक बार कि कार्य क्या क्या है। जो CSF है, CSF की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, तो CSF का मतलब होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या हिंदी में कहेंगे प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्य है। यह मस्तिष्क मेरुरज्जु की जो बाह्य आघात है उनसे सुरक्षा करने का काम करता है। कौन? CSF। यह मस्तिष्क और जो रुधिर के मध्य में जो विभिन्न पोषक पदार्थ होते हैं उनके आदान प्रदान के लिए एक अच्छा माध्यम भी होता है। और इसके साथ साथ हम बात करें O2 और CO2 का भी यह विनिमय करने का कार्य करता है। कौन? CSF। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हानिकारक रोगाणु जो मस्तिष्क मेरुरज्जु की सुरक्षा
और मस्तिष्क की बीमारियों के निदान में यह सहायता प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे CSF की मात्रा जब अधिक हो जाती है सामान्य से और ये जो द्रव है वो बढ़ने लगता है, तब ब्रेन में एक डिजीज उत्पन्न होती है और इससे ब्रेन को हम कहते हैं मस्तिष्कावरण शौथ या मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। तो ये हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा यहाँ पर हमने की थी कि एक तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका के कौन कौन से कार्य है, और तंत्रिका तंत्र है वो सामान्यतः कितने प्रकार से नियमन होता है। 2 प्रकार से मैंने बताया था आपको, तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र। यहाँ पर जो हमने चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है अपने पास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। फिर हमने इसके हालांकि सामान्य तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं हमने वो भी देखे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं हमने वो भी पढ़े। फिर हमने देखा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला बिंदु अपने पास में था मस्तिष्क के, और इससे मस्तिष्क में कितनी झिल्लियाँ प्रेजेंट होती है, झिल्लियों के बारे में हमने अध्ययन किया, और झिल्लियों के साथ साथ इन झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले जो एक गुहा जो फ्लूइड था उनके बारे में अध्ययन किया। और हम कल जो चर्चा करेंगे वो कल करेंगे मस्तिष्क के कौन कौन से प्रकार है, जो 3 प्रकार है उन तीनों में कौन कौन से प्रकार है और उन तीनों के कौन कौन से कार्य है, इनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। ओके, गुड लक।